नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहते हैं कि जब कुछ बुरा होता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि उसके पीछे कुछ अच्छाई छिपी होती है या उसका नतीजा आगे चलकर कुछ अच्छा आता है। जस्टिस यशवंत वर्मा जो दिल्ली हाई कोर्ट में थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट। पता नहीं वो पहुँचे कि नहीं, वहाँ ज्वाइन किया कि नहीं, वो मालूम नहीं है, लेकिन वो आज का विषय भी नहीं है। उनके साथ जो हुआ या उनके घर में जो हुआ, जिस तरह से बोरियों में जले हुए नोट बरामद हुए, उसके बाद जो मुद्दा उठा है, उसने एक बार फिर से इस बात की ओर इशारा किया है कि एनजेएसी कितना ज़रूरी है। एनजेएसी मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, जो 2014 में सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाया था। ये विधेयक संसद में आया और संसद में लगभग सर्वसम्मति से पास हुआ। केवल संसद से नहीं, क्योंकि ये संविधान संशोधन विधेयक था, इसलिए इसमें कंडीशन होती है कि कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाएं भी इसको पारित करें, इस प्रस्ताव का समर्थन करें। विधानसभाओं से भी पारित हो गया। तो देश की आज़ादी के बाद से उस समय तक, बाद में जीएसटी भी इसमें शामिल हो गया ऐसे विधेयकों में, जिसमें पूरे देश की सहमति थी, पूरी संसद की सहमति थी, विधानसभाओं की सहमति थी। राजनीतिक दलों के ने आपसी मतभेद भुलाकर इस बिल का, इस विधेयक का समर्थन किया था। ये एक तरह से संसद की सार्वभौमिकता को दर्शाने वाला, उसके वर्चस्व को दिखाने वाला विधेयक था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी संविधान पीठ ने इस संशोधन विधेयक को खारिज कर दिया। अब वहाँ से सवाल उठा, ये चर्चा उठी कि सुपरमेसी किसकी होगी डेमोक्रेसी में। संसद सार्वभौम है, संसद का वर्चस्व होगा या न्यायपालिका का होगा? क्या संसद से सर्वसम्मति से लगभग पास किसी विधेयक को, किसी कानून को सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर सकती है? क्या संविधान में ऐसी शक्ति सुप्रीम कोर्ट को मिली हुई है? तो इसका जवाब दिया सोमवार को जगदीप धनखड़ ने। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई शक्ति नहीं मिली। उन्होंने कहा वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से संसद की सार्वभौमिकता और उसके वर्चस्व को चुनौती थी। और वो दिन जो है वो बताता है कि जैसे संसद की कोई प्रासंगिकता ही नहीं है। फिर संसद से पास कानूनों का क्या मतलब है? अगर ऐसे कानून को जो लगभग सर्वसम्मति से पास हुए हों, उनको भी लागू नहीं किया जा सकता, तो फिर सवाल उठता है संसद की प्रासंगिकता पर। तो वो बोल रहे थे जस्टिस वर्मा के प्रकरण में कि बड़ा दुखद प्रकरण है। हालांकि उन्होंने प्रशंसा की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, संजीव खन्ना की, कि उन्होंने ट्रांसपेरेंसी दिखाई और जो कुछ जानकारी उनके पास उपलब्ध थी वो सब पब्लिक डोमेन में डाल दी। यानी सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है उस पर सब कुछ डाल दिया। लेकिन वो एक अलग मुद्दा है कि क्या हुआ, किस तरह से हुआ, उस पर कल बात कर चुके हैं। बात यह है कि क्या केंद्र सरकार को और राजनीतिक दलों को, और इसमें सभी राजनीतिक दलों को शामिल कर रहा हूँ, उनको ये अवसर नज़र आ रहा है कि संसद की सुपरमेसी को एक बार फिर से इस्टेब्लिश किया जाए। ये न्यायपालिका को बताया जाए कि इस देश की डेमोक्रेसी में और किसी भी देश की डेमोक्रेसी में जो वर्चस्व होता है वो लेजिस्लेचर का होता है, विधायिका का होता है। विधायिका को संविधान से अधिकार मिला हुआ है कानून बनाने का। न्यायपालिका को केवल इतना अधिकार है कि वो कानून जो विधायिका बनाती है उसके बारे में वो उसको उस कसौटी पर परखे, कि संविधान की कसौटी पर, कि संविधान के जो प्रावधान हैं उनके अनुरूप है या नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को रद्द कर दिया। वो कानून जगह लेने वाला था किस चीज़ की? ये जो कोलिजियम सिस्टम है उसकी। ये कोलिजियम सिस्टम का कोई प्रावधान भारत के संविधान में नहीं है। हर चीज़ में सुप्रीम कोर्ट खोजता है कि संविधान इसके बारे में क्या कहता है। अगर संविधान अगर उस पर चुप है तो वो सरकार से कहता है कि आप संसद में प्रस्ताव लेकर आइए, कानून बनाइए। अभी कुछ समय पहले आपने देखा कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के बारे में ऐसा ही हुआ। संविधान में कहा गया था कि
इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए सरकार कोई कानून बनाएगी। आज़ादी के बाद से या 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब से कोई कानून बना नहीं था, सरकारें ही नियुक्त करती थीं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कानून बना दिया। हालांकि उसको भी चुनौती दी गई है, लेकिन वो अलग विषय है। सवाल ये है कि ये कॉलेजियम सिस्टम ये कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? क्या संविधान में इसकी कोई व्यवस्था है? क्या संविधान में इसका कोई निर्देश था? बिल्कुल नहीं है। ये जजेस ने तय किया, कुछ जजेस ने बैठकर सुप्रीम कोर्ट के, कि जजों की नियुक्ति हम ही करेंगे। दुनिया में और किसी देश में ऐसा नहीं होता, लेकिन भारत में हो रहा है और लंबे समय से हो रहा है। और जैसा कि मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट के पास इस बात का कोई अध्ययन, कोई रिसर्च, कोई आंकड़ा नहीं है कि जब ये व्यवस्था थी कि सरकार यानी प्रधानमंत्री हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करते थे, उनकी रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति करते हैं, तब जो न्यायाधीश चुने गए उनका कामकाज खराब था या उनकी गुणवत्ता कम थी, और कॉलेजियम सिस्टम आने के बाद अचानक सुधार आ गया। बल्कि स्थिति इसके ठीक उल्टी है। कॉलेजियम सिस्टम आने के बाद तमाम नियुक्तियों पर सवाल उठे। किस तरह से अंकल जजेस का वर्चस्व बढ़ने लगा, किस तरह से भाई भतीजावाद पनपने लगा, किस तरह से पारदर्शिता को विदाई दे दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ सुनने को तैयार नहीं, कॉलेजियम कुछ सुनने को तैयार नहीं, और उन्होंने कहा कि जजों की नियुक्ति तो हम ही करेंगे, सरकार का इसमें कोई दखल नहीं होगा। अब ज़रा बहुत संक्षेप में बता दें कि एनजेएसी में क्या था। एनजेएसी में कहा गया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के चयन के लिए एक कमेटी बनेगी, और उस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे। यानी चीफ जस्टिस की सबसे अहम भूमिका होगी। उसमें प्रधानमंत्री केवल सदस्य के रूप में होंगे। तो उसमें सीजेआई के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस होंगे, और प्रधानमंत्री होंगे उस कमेटी में। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष वो रहेंगे इस कमेटी में। और इसके अलावा कहा गया कि 2 प्रोमिनेंट सिटीजन्स, इसको वाइडर जो है रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, कि समाज से आए लोगों की भी बात सुनी जाए। तो सवाल था कि इन 2 का चयन कैसे होगा। तो उसमें व्यवस्था ये थी एनजेएसी में कि इनमें से एक सदस्य का चयन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और लीडर अपोजिशन, इन 3 लोगों की कमेटी इस चयन करेगी एक सदस्य का। दूसरे सदस्य के बारे में कहा गया कि वो या तो शेड्यूल कास्ट से होगा, शेड्यूल ट्राइब से होगा, कोई महिला होगी, ओबीसी से कोई होगा, या अल्पसंख्यक वर्ग का कोई प्रतिनिधि होगा। तो समाज के बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व होगा उस कमेटी में, और उस कमेटी में उसके अलावा कानून मंत्री होंगे। सुप्रीम कोर्ट को ये मंजूर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजेस के अपॉइंटमेंट में हम सरकार का किसी तरह का कोई दखल नहीं चाहते। अब ये कमेटी ऐसी बनती जिसमें सरकार का बहुमत होने का सवाल नहीं उठता। बहुमत से ज़्यादा ये उम्मीद थी कि ये कमेटी सर्वसम्मति के आधार पर काम करेगी। अगर कोई मतभेद होंगे तो उसको बातचीत से सुलझा लिया जाएगा। ये एक ट्रांसपेरेंट तरीका था। न तो सरकार पर आरोप लगता कि वो जजों की नियुक्ति कर रही है, न कॉलेजियम पर आरोप लगता कि वो जो है अपनी पसंद के लोगों को जज बना रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये और कॉलेजियम को ये रास्ता पसंद नहीं आया, और इसको जो है स्ट्राइक डाउन कर दिया गया, इस कानून को रद्द कर दिया गया। उस समय संसद और सरकार दोनों ने ये राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई कि वो संसद के वर्चस्व को कायम रखे। वो एक तरह से संसद के वर्चस्व को चुनौती दी गई थी, संसद की सार्वभौमिकता को चुनौती दी गई थी न्यायपालिका द्वारा। ये हस्तक्षेप था न्यायपालिका का लेजिस्लेचर के डोमेन में, विधायिका के कार्यक्षेत्र में। लेकिन सरकार उस समय चूँकि राज्यसभा में उसका बहुमत नहीं था, उसको भरोसा नहीं था ये पास होगा कि नहीं। पहली बार सब में सहमति बन गई थी। उसके बाद से आपको मालूम है कि राजनीति में किस तरह के जो है राजनीतिक दलों में आपसी मतभेद बढ़ने लगे जैसे जैसे मोदी सरकार आगे चली। तो सरकार का आत्मविश्वास शायद डिगा हुआ था,
और संसद ने इसको अपनी अवमानना माना तो, लेकिन स्वीकार नहीं किया, उसका प्रतिकार करने की कोई कोशिश नहीं की। अब ये जस्टिस वर्मा प्रकरण के बाद सोमवार को राज्यसभा में जो सभापति ने कहा, उन्होंने कहा कि वो घटना संसद के वर्चस्व के लिए सबसे बड़ा धक्का था। ये सोचने का समय आ गया है कि क्या संसद की कोई प्रासंगिकता बनी हुई है या नहीं। उन्होंने कहा कि अगर एनजेसी होती, वो लागू होता कानून, तो ये जो जस्टिस वर्मा का प्रकरण हुआ है उसमें स्थितियां अलग होती। और उन्होंने इस बात को दोहराया कि अगर संसद कानून बनाए और विधानसभाएं उसका समर्थन करें, उसके बाद भी कानून लागू न किया जा सके, तो फिर संसद के होने का क्या मतलब है। और इसके साथ ही उन्होंने सभी दलों से अपील की कि अगर सरकार ये फैसला करती है कि वो एनजेसी का विधेयक फिर से सदन में लेकर आएगी, तो सब समर्थन करें। हालांकि उससे पहले लीडर अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे और सदन के नेता जेपी नड्डा दोनों ने अपील की थी, तो सभापति बैठक बुलाए फ्लोर लीडर्स की, उसमें चर्चा हो इस पर। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये नाराज़गी जाहिर की, असंतोष जाहिर किया कि फ्लोर लीडर्स की बैठक से पहले ये प्रस्ताव नहीं रखना चाहिए था, ये बात सभापति को नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद लीडर अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस दोनों सभापति के चैम्बर में मिले और उनकी बातचीत हुई। उसके बाद तय हुआ कि फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक फ्लोर लीडर्स की बैठक पे क्या हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरह के राजनीतिक मतभेद हैं इस समय, जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उसमें विपक्ष के मन में ये आशंका है कि सरकार इस मौके का फ़ायदा उठाकर न्यायपालिका की नकेल कस सकती है और अपने फ़ायदे की दृष्टि से ऐसे प्रावधान करवा सकती है, ला सकती है। अब जाहिर है कि अगर ऐसा कोई कानून बनेगा तो वो जब तक उस पर सर्वसम्मति नहीं बनेगी, जब तक उस पर ज़्यादातर दलों की सहमति नहीं बनेगी, तब तक आएगा नहीं। सरकार को भी मालूम है कि संविधान संशोधन विधेयक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत से इसको पास कराना होगा, आधे से ज़्यादा विधानसभाओं से इसको पास कराना पड़ेगा, तभी ये एक्ट बन सकता है, कानून बन सकता है। तो ऐसे में सबकी सहमति के बिना काम नहीं चलने वाला है। फिर भी वो विपक्ष जो लगातार ये कहता है कि न्यायपालिका जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो सरकार के इशारे पर चलती है, तो विपक्ष को लगता है कि अगर ये संविधान संशोधन विधेयक पास हो गया तो न्यायपालिका पर वर्चस्व या उस पर जो है दबदबा सरकार का और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये बात वो भूल जाते हैं कि कोई भी सरकार स्थायी नहीं होती है, सरकारें आती जाती रहती हैं, प्रधानमंत्री और मंत्री बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन देश और संसद स्थायी होती है। संसद मतलब इंस्टीट्यूशन के रूप में, सांसद नहीं कह रहा हूँ, सांसद भी बदलते रहते हैं। तो इस देश में जब तक संसदीय जनतंत्र है तब तक पहली बात तो इस तरह के कानून पास कराना, संविधान संशोधन विधेयक की बात कर रहा हूँ, भाजपा जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका संसद में इस तरह का वर्चस्व नहीं है कि वो जो चाहे संविधान संशोधन विधेयक अपनी मर्जी से पास करा सके। उसे विपक्ष के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अब ये सरकार पर निर्भर करता है कि विपक्ष की आशंकाओं को कैसे निर्मूल करती है। और उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या सरकार ये राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाएगी कि वो संसद की जो सार्वभौमिकता है, जिसको चुनौती दी गई, संसद का जो वर्चस्व है, उसको जो न्यायपालिका द्वारा चुनौती दी गई थी, उसका प्रतिकार करेगी। तो सरकार के लिए ये अवसर है और राजनीतिक परिस्थितियां भी ऐसी हैं और न्यायपालिका इस समय कटघरे में खड़ी है। उसके कामकाज को लेकर, नियुक्तियों के तरीके लेकर सवाल उठ रहे हैं, पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, निष्पक्षता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो बार एसोसिएशन है उसने मांग की है कि जस्टिस वर्मा ने पिछले कुछ समय में जो भी फैसले दिए हैं उनकी समीक्षा की जाए। अब अगर हाई कोर्ट के किसी जज के
फैसले की समीक्षा की नौबत आ जाती है, इस तरह की मांग होने लगती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम लोगों का भरोसा न्यायपालिका पर कितने दिन तक और कितने समय तक और कितना टिका रहेगा। तो इसलिए जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें बदलाव की तो ज़रूरत है ही। अब वो एनजेएसी के माध्यम से होगा या कोई और तरीका हो सकता है, या संसद कोई नया तरीका अपना सकती है, ये सब भविष्य की बात है। लेकिन ऐसा लग रहा है, खास तौर से सभापति जगदीप धनखड़ के बयान से जो उन्होंने राज्यसभा में दिया, उससे ऐसा लग रहा है कि उनको कोई इस बात का एहसास है कि सरकार की मंशा ऐसी है या सरकार ऐसा चाहती है। उसके लिए एक तरह से वातावरण बने, इसलिए पहले उन्होंने ये बात कही। अब फ्लोर लीडर्स क्या तय करते हैं। दूसरी बात यह है कि विपक्षी दल सरकार पर कितना भरोसा करते हैं, सरकार के वायदे पर कितना भरोसा करते हैं, और तीसरी बात यह है कि सरकार किस तरह का प्रस्ताव लेकर आती है। तो एनजेएसी फिर से आ सकता है, वो कानून फिर से बन सकता है अगर राजनीतिक दलों में आपसी सहमति हो जाए, अगर वो संसद की गरिमा और संसद की सार्वभौमिकता की रक्षा के लिए एकजुट हो जाएं। तो क्या ऐसा होगा, पता नहीं, लेकिन इस तरह की कोशिश हो रही है, ये साफ दिखाई दे रहा है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।